हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट का अध्ययन करेंगे। सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के अंतर्गत पहले हम लोग ठोस क्या होता है या ठोस अवस्था क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवीकरण पदार्थ के अवयवीकरण कौन कौन हो सकते हैं। पदार्थ के अवयवीकरण जो है अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। यानी पदार्थ की जिस अवस्था में उसके अवयवीकरण प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था की परिभाषा एक बार फिर से सुनते हैं कि पदार्थ की जिस अवस्था में उसके अवयवीकरण प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटस्थ मतलब एकदम पास संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण, ठोस अवस्था के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। उसमें पहला लक्षण बताया गया कि पदार्थ ठोस अवस्था में दृढ़ होते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में बताया गया है कि जब उसके अवयवीकरण बहुत निकट होते हैं, बहुत एकदम पास होते हैं, तो इनको दबाया नहीं जा सकता। और जब दबाया नहीं जा सकता कहा गया है कि ये दृढ़ होते हैं या पदार्थ ठोस अवस्था में दृढ़ होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। दूसरा लक्षण जो बताया गया है कि ठोस अवस्था में पदार्थ अपनी आकृतियों आयतन को बनाए रखते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में परिभाषा में ही बताया गया है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं या उसे ठोस कहते हैं। तो वही यहाँ बताया गया है कि ठोस अवस्था में पदार्थ अपनी आकृति एवं आयतन को बनाए रखते हैं। ठोस से निर्मित वस्तुओं को जब किसी स्थान पर रख दिया जाता है तो उनकी आकृति और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे में बताया गया है तथा उन्हें रखे जाने पर पात्र के आयतन एवं आकृति से इनकी आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ठोस पदार्थों को जब किसी पात्र में रखा जाता है तो उस पात्र के आयतन एवं आकृति का ठोस पदार्थ की आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा लक्षण जो बताया गया है कि द्रवों एवं गैसों की अपेक्षा पदार्थों का ठोस अवस्था में वितरण नगण्य होता है। द्रवों एवं गैसों की अपेक्षा पदार्थों का ठोस अवस्था में वितरण नगण्य होता है। वितरण, यहाँ पर वितरण की परिभाषा आप लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उसमें बताया गया है कि वितरण वह घटना है जिसमें विलय के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर और विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः निर्गत करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि गैस के कण जो होते हैं वो हल्के होते हैं। वो गैस के कण जो हल्के होते हैं वो स्वतः उनके अंदर जो मूवमेंट होता रहता है। उनके कणों के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल का मान कम होता है, जिसके कारण कण जो होते हैं या अवयवी कण जो है वो स्वेच्छा से इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। गैसों की अपेक्षा द्रवों में कुछ अंतराणविक अवयवी कणों के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल का मान कुछ अधिक होता है, जिसके कारण इनमें कणों का जो प्रवाह होता है या कणों का जो मूवमेंट होता है वो गैसों की अपेक्षा कुछ कम होता है। जबकि ठोस अवस्था की जो बात कही गई है, ठोस में जो है अवयवी कण अपने मूल स्थान पर ही रह करके वहीं पर ही कंपन करते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ
नगण्य होता है। चौथा लक्षण जो बताया गया है कि पदार्थ ठोस अवस्था में असंपीड एवं कठोर होते हैं। इसको समझने के लिए आपको फिर से यही आना पड़ेगा कि जब पदार्थ की ठोस अवस्था में उसके अवयवी कण जो होते हैं बहुत पास स्थित होते हैं, अत्यधिक निकट स्थित होते हैं, और अत्यधिक निकट स्थित होने के कारण उनके मध्य में अंतराणविक अवकाश में बहुत कम होता है या नगण्य के बराबर होता है। और जब अंतराणविक अवकाश या अणुओं के मध्य या कणों के मध्य जो अंतराणविक अवकाश जब नगण्य के बराबर होता है तो उनको दबाया नहीं जा सकता है, और जिसके कारण बताया गया है कि पदार्थ ठोस अवस्था में असंपीड एवं कठोर होते हैं। पांचवा लक्षण जो बताया गया है कि पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। क्रिस्टल बनाने का प्रोसेस कक्षा 6 में ही बताया गया है कि सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट सब्सटेंस को तब तक डिजॉल्व किया जाता है जब तक वह घुलता रहता है, और जब वह घुलना बंद कर देता है तब बताया गया है कि जब उस पदार्थ को रख दिया जाता है तो उसके जो कण होते हैं वो धीरे धीरे बेदी में बैठना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं या क्रिस्टलीकरण कहते हैं, और इस क्रिया में करने वाले या जमने वाले जो पदार्थ को क्रिस्टल कहते हैं। तो बताया गया है कि पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। अगला लक्षण जो बताया गया है कि पदार्थों का ठोस अवस्था में घनत्व उनकी द्रव एवं गैस अवस्थाओं से अधिक होता है। ठोस अवस्था में घनत्व उनकी द्रव एवं गैस अवस्थाओं से अधिक होता है। ठोस अवस्था की बात जब आती है तो फिर से एक बार यही आते हैं कि ठोस अवस्था में अवयवी कण जो होते हैं वो अत्यधिक निकट स्थित होते हैं, और अत्यधिक निकट स्थित होने के कारण उनके बीच में अंतराणविक अवकाश या जिसको हम कह सकते हैं अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है या नगण्य के बराबर होता है, और जिसके कारण इनका घनत्व जो होता है वो द्रव और गैस अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव में अवयवी कण कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, इसीलिए द्रव का घनत्व जो है और ठोस की अपेक्षा कुछ कम होता है, जबकि गैस में बताया गया है कि अंतराणविक अवयवी कण जो होते हैं वो अंतराणविक आकर्षण बल का मान बहुत कम होने के कारण बहुत दूर दूर स्थित होते हैं या अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं, और अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इनका या पदार्थों का जो गैसीय अवस्था में घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। यानी पदार्थों का ठोस अवस्था में घनत्व उनकी द्रव और गैसीय अवस्थाओं से अधिक होता है। ठोस अवस्था में सबसे अधिक घनत्व होता है, द्रव में उससे कुछ कम होता है, और गैसीय अवस्था में पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है। आगे भी बताया गया सबसे कम होता है, इसी कारण गैस जो है वो हल्का होने के कारण उड़ता रहता है। पदार्थों की ठोस अवस्था में उनके अवयवी कणों के मध्य दूरियां कम हो जाती हैं, जिसके कारण उनके मध्य अंतराणविक बल प्रबल होते हैं। बताया गया है कि उस अवस्था में कण जो है क्यों पास पास स्थित होते हैं, तो ठोस अवस्था में अवयवी कण पास पास जैसे जैसे निकट आते जाते हैं उनके बीच लगने वाला जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता जाता है, और उनके कणों के मध्य की जो दूरी होती है वो कम होती चली जाती है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि पदार्थों की ठोस अवस्था में उनके अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कण मतलब वही जिससे पदार्थ निर्मित है, अणु से भी निर्मित हो सकता है, परमाणु से भी निर्मित हो सकता है, आयन से भी निर्मित हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अवयवी कणों के मध्य दूरियां कम होती जाती हैं, और जिसके कारण उनके मध्य अंतराणविक बल प्रबल होते हैं। तो ये हो गया लक्षण ठोसों का वर्गीकरण। ठोस को जो है दो वर्गों में विभाजित किया गया है, या कह सकते हैं कि ठोस में उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम के आधार पर
उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले का नाम है क्रिस्टलीय ठोस, जिसे इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। दूसरे को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और जिसे इंग्लिश में एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। तो पहला ठोसों के वर्गीकरण का जो पहला है वो क्रिस्टलीय ठोस है। आइए इसको समझते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि वे ठोस या वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण कौन कौन हो सकते हैं? अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। एक बार फिर सुनते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनमें अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा है, इसको एक बार फिर समझते हैं कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित त्रिविम में यानी 3 डायमेंशनल स्थिति में बात कही गई है कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनमें अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बताया गया है कि ये असंपीड्य, दृढ़ एवं कठोर होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बताया गया कि यही वास्तविक ठोस होते हैं। इनके गलनांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं तथा इनकी त्रिविमीय संरचना बाह्य बलों के प्रभाव में विकृत नहीं होती है। इनकी जो त्रिविमीय संरचना होती है बाह्य बल लगाने पर विकृत नहीं होती है। आगे बताया गया है कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुणों जैसे उष्मीय चालकता, यहाँ चालकता हो गया है, उष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान माप की विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी इनको चाहे जिस दिशा से मापा जाए, इनके भौतिक गुण जैसे उष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान जो होते हैं वो विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। चाहे यही बताया गया है कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलीय ठोस है, सोडियम सल्फेट क्रिस्टलीय ठोस है, शक्कर, आयोडीन, कॉपर, यानी यौगिकों के अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, शक्कर को आप ले सकते हैं। यहाँ पर कॉपर, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब ठोस अवस्था, ये सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठोसों का जो दूसरा वर्गीकरण दिया गया है उसमें दूसरा तो अक्रिस्टलीय ठोस है। इसको इंग्लिश में एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। एमॉर्फस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है असमान आकृति। अब इसकी परिभाषा को इस प्रकार से बताया गया है कि वे ठोस पदार्थ जो असमान आकृति के कणों से निर्मित होते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इनमें अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। ये आभासी ठोस होते हैं। इन्हें ताप के एक निश्चित परास पर गर्म करने पर ये नरम हो जाते हैं या मुलायम हो जाते हैं और गला कर सांचे में ढाले जा सकते हैं। यानी जब इन्हें गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप के परास पर मुलायम हो जाते हैं और फिर इन्हें गला कर सांचे में ढाला जा सकता है। इसका एग्जाम्पल जो बताया गया है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। इसको गलाकर एक
दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या इसको गलाकर साँचे में डालकर इसे दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्लास्टिक एक आकृतिक ठोस है, इसको जब गर्म किया जाएगा तो ताप की एक निश्चित परास पर यह पिघल जाता है और इसे फिर से दूसरे साँचे में डालकर दूसरा रूप दिया जा सकता है। रबड़ है, रबड़ ये भी एक आकृतिक ठोस है। ऐसे रेजिन है, ये भी एक आकृतिक ठोस है। तो ये सब एग्जाम्पल जो है आकृतिक ठोस के हैं। तो सॉलिड स्टेट के इस फर्स्ट लेक्चर में बस इतना ही, शेष नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।